दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी पंजाब, यूपी, राजस्थान में भी चाबी अपने हाथ में रखेगी। चुनाव आयोग से मांगा सिंबल, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने दी जानकारी। हरियाणा शिक्षा विभाग चलाएगा बुनियाद कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए तैयार करेगा छात्रों की नींव। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की अवधि बढ़ी, 4 हफ्तों के लिए बड़ा लॉकडाउन 14 नवंबर की सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। और चंडीगढ़ में दशहरा पूजा को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह, बच्चों ने रावण का पुतला बनाकर मनाया दशहरा, पटाखे फोड़ने पर पाबंदी से मायूस बच्चे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जेजेपी अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगी। इसके लिए जेजेपी अब हरियाणा के बाहर अन्य राज्यों में कदम बढ़ाने की तैयारी में है। जेजेपी ने कई राज्यों में अपने पार्टी के चुनाव चेन चाबी को खुद के लिए रिजर्व कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसको लेकर पार्टी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। जेजेपी ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान में भी चाबी का चुनाव चेन अपनी पार्टी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। जेजेपी के कोटे से दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जानकारी दी कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेजेपी ने पत्र के जरिए दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में चाबी चुनाव निशान को जेजेपी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। इसके अलावा आयोग से चंडीगढ़ में भी नगर निगम चुनाव के लिए चाबी चेन देने का आग्रह किया गया है। तो जेजेपी अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पकड़ बनाने की तैयारी में है। कई राज्यों में चाबी अपने हाथ में जेजेपी रखने की तैयारी में है। 6 राज्यों में चुनाव के लिए पार्टी का सिंबल मांगा गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर पार्टी ने भारतीय निर्वाचन आयोग को लेटर भी लिखा है। जेजेपी ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और राजस्थान में भी चाबी का चुनाव चेन अपनी पार्टी के लिए आरक्षित करने की मांग की है। हरियाणा की जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जहां राजनीति में अपने भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं, वहीं दिग्विजय सिंह जब दिल्ली में अपने फार्म हाउस पर होते हैं तो अक्सर खुद गाय की सेवा करते देखे जाते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला खुद फार्म हाउस पर गाय का दूध निकालते हैं। राजनीति में कुशल वक्ता दिग्विजय सिंह सबल इरादा और मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले माने जाते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला ने नई दिल्ली फार्म हाउस पर 10 गाय रखी हुई हैं। जब वे दिल्ली के फार्म हाउस पर होते हैं तो अपना ज्यादातर समय गाय की सेवा में बिता देते हैं और दूध निकालने में भी व्यस्त रहते हैं। तो राजनीति से फुर्सत पाते ही दिग्विजय सिंह चौटाला गौ सेवा में लग जाते हैं। इससे दिग्विजय चौटाला की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो राजनीति में अक्सर माहिर माने जाने वाले दिग्विजय सिंह चौटाला गौ सेवा भी करते हैं। दिल्ली के फार्म हाउस जाकर वो गौ सेवा करते हैं, गाय का दूध निकालते हैं। के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जो राजनीति में जहां अपने भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के राइट हैंड बनकर उभरे हैं, जेजेपी संगठन को चलाने का जिम्मा उनके पास है, संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं, वहीं उनकी एक तस्वीर, एक नया रूप और निकल कर आया है। वो उनका रूप है एक गौ भगत का। दिल्ली फार्म हाउस के ऊपर 10 गायें इन्होंने रखी हुई हैं। जब भी दिल्ली में होते हैं, फार्म हाउस पर होते हैं, गाय की सेवा करते हैं। गाय की सेवा के अलावा गाय का दूध भी खुद अपने हाथों से निकालते हैं। यानी चौधरी देवीलाल जिस प्रकार से जब हरियाणा के मुख्यमंत्री 1987 से 1991 तक रहे, उससे पहले कई बार रहे, उप प्रधानमंत्री रहे भारत सरकार में, तब वह भी गायें अपने घर पर रखा करते थे, गऊ की सेवा किया करते थे। आज उनके पड़पोते दिग्विजय सिंह चौटाला अपने परदादा के पद चिन्हों पर पूर्णतया चल रहे हैं। उनका ये एक नया जो गाय पालक के रूप में, गौ रक्षक के रूप में नया स्वरूप निकल कर आया है। निसंदेह ये तस्वीर काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जो चौधरी देवीलाल को लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, पुराने पत्रकार हैं, वो आज फिर से एक बार
ये कह बैठे हैं कि जो चौधरी देवीलाल का स्वरूप है वो दिग्विजय सिंह चौटाला में उन्हें नजर आता है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा शिक्षा विभाग बुनियाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी NTSC की फ्री ऑनलाइन कोचिंग देकर नींव तैयार करेगा। इसको लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा है और सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को बुनियाद कार्यक्रम की जानकारी दी है और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को NTSC की फ्री कोचिंग के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए तैयार करने के आदेश भी जारी किए हैं। तो बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। NTSC की फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की तैयारी है। इसमें 9वीं के छात्रों को शामिल किया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, NTSC ने फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की पहल शुरू की है, छात्रों को किस तरह से इसका लाभ मिलेगा? जी, आप समझ सकते हैं कि जो एक 9th क्लास होती है ये एक तरह से बेस है बच्चों का, जो भविष्य का बेस है, उससे बच्चों का बेस अगर मजबूत होगा तो एक्चुअली वो भविष्य में प्रतिस्पर्धा की जो कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं उसमें भाग ले सकेंगे और आगे भविष्य में उनका जो एक तरह से जो एक निर्धारित होना है, जो उन्होंने अपना भविष्य निर्धारित करना है और आगे जो चाहे वो नौकरी है या जिस तरह से भी है उसके लिए वो इस तरह से 9th में अगर कोचिंग मिलती है तो वो एक मजबूत होगा। और इसमें साथ ही क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा रहती है, उसमें भी वो सक्सेस होगी। विनोद, कोचिंग कोर्स कितने समय का होगा और इस कोर्स में क्या क्या शामिल होगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संदर्भ में जो हरियाणा शिक्षा निदेशालय द्वारा जो पत्र जारी किया है उसके सीमा निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार शिक्षा अधिकारी अभी बैठक करेंगे और उसके बारे में बैठक करके सभी स्कूलों को बारे में जो स्कूलों के प्रमुख हैं उनके साथ ये अपना शेड्यूल निर्धारित करेंगे। विनोद, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को JEE और नीट की ऑफलाइन फ्री कोचिंग तो दी जा रही है सेंटर्स पर, लेकिन बुनियाद कार्यक्रम के तहत 9th के बच्चों को अभी से ही बेस तैयार किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं CBSE या ICSE की जो परीक्षाएं होती है उसके लिए भी कहता जो है कि ICSE में 9th और 10th में ही बच्चे का जो संकाय निर्धारित किया जाता है कि वो कौन से संकाय में जाना चाहता है। तो ऐसे में हरियाणा गवर्नमेंट ने भी हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसी के साथ हरियाणा स्कूल बोर्ड ने भी एक परीक्षा निर्धारित की जिसमें CBSE को भी इन्वॉल्व किया। ऐसे में ये भी एक उसी का एक आधार है कि बच्चों को 9th क्लास से ही बच्चा अपने भविष्य के लिए तैयारी कर सके। शुक्रिया विनोद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। NTSC अब फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की तैयारी कर रहा है। 9वीं के बच्चों को ये फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी जिससे उनका अभी से ही बेस तैयार किया जाएगा। हरियाणा में 4 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 14 नवंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया है। तो हरियाणा में 4 हफ्ते और लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये लॉकडाउन आपको बता दें 14 नवंबर की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी किए हैं। तो हरियाणा में 4 सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 14 नवंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों और हरियाणा पुलिस महानिरीक्षक को ये आदेश जारी किया है। तो प्रदेश में 4 सप्ताह और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 14 नवंबर की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, हरियाणा में 4 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 14 नवंबर 2021 की सुबह 5 बजे तक ये अवधि बढ़ाई गई है। क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की है इस बार?
बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा है, इस बार फिर 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है और उसको लेके जो नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। जो प्रदेश रेस्टोरेंट, जो मॉल है रेस्टोरेंट है, वो सब खुले रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये शर्त लगा दी गई है कि 50% बैठने की जो सुविधा है वो दी गई है, लेकिन साथ साथ जो सैनिटाइज है और जो दूरी रखी गई है 2 फुट की, वो भी इसमें साथ शामिल रहेगी। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि अभी बाकी जो 3 चीजें हैं, अभी वहाँ ये सारी स्थितियां अभी प्रतिबंधित रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो मॉल से काफी समय से बंद थे उनको भी खोल दिया गया है, लेकिन वहाँ का जरूर सारी चीजों का पालन करना होगा। जी, क्या कुछ इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना भी एक चुनौती है, तो प्रशासन किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो पुलिस और प्रशासन की रहेगी, क्योंकि इन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। अधिकारी जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए सब जाने जाते हैं। अगर ये सारी गंभीरता अदरवाइज फिर से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि जो जो हिदायतें दी गई हैं उसी के हिसाब से मॉल है, चाहे जिम है, चाहे रेस्टोरेंट है, वो खोले जाएं। उसमें हाजिरी जो है 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जैसे जैसे ये संदेश आए हैं उसी हिसाब से ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं अलग अलग अफसरों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, ताकि वो समय समय पर चेक करें। किसी तरह का कोई अगर लापरवाही बरतता है, आदेशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने की, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि त्योहार तो मनाए, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए। बिल्कुल, सबसे जरूरी है आम लोगों का इस आदेशों का पालन करना। डंडे से तो आदेशों का पालन करवाया जा सकता है, लेकिन जब तक लोग स्वयं नहीं इसके लिए जागरूक होंगे तो बात नहीं बनेगी। और उसी के लिए अलग अलग जो व्यापारिक प्रतिनिधि जो मंडल हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन सबको भी ये आदेश दिए जा रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने गली मोहल्ले में इन आदेशों का पालन किया जाए। जहां जो जरूरी है वहीं निकला जाए और घर से बिना किसी काम के ना निकला जाए, भीड़ इकट्ठी ना होने दी जाए। इसी को लेके अधिकारियों द्वारा भी, प्रशासनिक अधिकारियों भी जो गाइडलाइन जारी की जाती है उनको पालना में अधिकारियों द्वारा और एनजीओ को भी आदेश दिए गए हैं कि इन सब आदेशों का सख्ती से पालन करवाना है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि त्योहार तो मनाए, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए। हरियाणा को अडानी से मिलने वाली 1424 मेगावाट बिजली अब बंद हो गई है। कोयले का स्टॉक 4 से 5 दिन का ही बचा है। इससे प्रदेश में बिजली संकट का डर पैदा हो गया है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने पानीपत थर्मल पावर प्लांट की यूनिट नंबर 7 और 8 को शुरू कर दिया है। यहां पर रोजाना 250 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 5800 मेगावाट बिजली की मांग रही और विभाग का दावा 6100 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवाने का है। वहीं कोयला कम मिलने के कारण और अडानी की बिजली सप्लाई बंद होने के चलते 4 से 5 दिन के स्टॉक के कोयले का इस्तेमाल शुरू किया गया है। कुछ दिनों में प्रदेश को पर्याप्त स्टॉक नहीं मिला तो बिजली आपूर्ति का शेड्यूल बिगड़ सकता है। रोजाना 8 रैक कोयले की जरूरत है, लेकिन 4 रैक ही मिल पा रहा है। इस समय दीन बंधु छोटू राम पावर प्लांट यमुनानगर की यूनिट नंबर 1 और हिसार स्थित खैदर पावर प्लांट की यूनिट नंबर 2 पिछले 1 महीने से बंद पड़ी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरियाणा के रीजनल हेड चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आपसे मैं अपडेट लेना चाहूंगी कि हरियाणा में बिजली संकट का जो डर मंडरा रहा है, क्योंकि अडानी ने बिजली आपूर्ति बंद कर दी है, कितना कोयले का स्टॉक बचा है अभी तक? देखिए, जो हरियाणा बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पीके दास, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने ये बताया कि 4-5 दिन का स्टॉक हमारे पास है। और पीछे से जो बारिश काफी ज्यादा हुई, अब कोयले की सप्लाई बाधित है, लेकिन वो धीरे धीरे खुल रही है, क्योंकि बारिशें इस बार काफी लेट हुई हैं।
और जहाँ से कोयले की सप्लाई जिन स्टेट से होती है वहां पर खानों के अंदर जो है वो पानी भरा पड़ा है, रेलवे ट्रैक बंद पड़े हैं, इस वजह से ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हरियाणा में कोई खतरे वाली स्थिति नहीं है। हरियाणा के अंदर 4-5 दिन का कोयला स्टॉक में अभी भी है। और जहां तक सवाल है आगे रैक बढ़ाने का, पिछले दिनों हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो भी केंद्रीय बिजली मंत्री से हाल ही में मिले हैं तथा बिजली मंत्री से जो उनकी बातचीत हुई है वो आश्वासन उन्हें मिला है कि 4 रैक की बजाय 8 रैक जो है वो हरियाणा को मिलने शुरू हो जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने इस मामले में मीडिया से बताया भी है कि हरियाणा के अंदर बिजली संकट किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। और यही बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने भी हाल ही में कही है। पीके दास ने कहा है कि हरियाणा के पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है और लोगों को किसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा के अंदर थर्मल प्लांट जो है वो फिलहाल जितने चल रहे हैं वो उनका लोड कम किया गया है, लेकिन वो लगातार यथावत जारी रहेंगे क्योंकि कोयले की सप्लाई जल्दी खुलने के संकेत मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बारिशें अब रुकी हुई हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि जल्दी कोयले की सप्लाई भी। चंद्रशेखर जी, स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने पानीपत थर्मल पावर प्लांट की यूनिट नंबर 7 और 8 को भी शुरू कर दिया है। इससे कितनी राहत मिलने के आसार है? देखिए, जो पानीपत थर्मल प्लांट है निसंदेह उसका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में जो अब 7 और 8 यूनिट में किया जा रहा है उससे लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात ये हुई थी पिछले दिनों, क्योंकि जो जैसा आपने भी जिक्र किया कि कोयले की कमी के चलते अडानी ने 1424 मेगावाट रोजाना की जो बिजली आपूर्ति थी वो बंद कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा ने, क्योंकि हरियाणा के पास अपना स्टॉक था, हरियाणा ने अपने थर्मल जो है उनसे बिजली का उत्पादन किया और लोगों को काफी बिजली प्रदान की है। और जल्दी जो बिजली का संकट है पूरी तरह से दूर हो जाएगा, क्योंकि कोयले की सप्लाई 4-5 दिन का स्टॉक हरियाणा के पास होना ये संकेत करता है कि हरियाणा के पास रिजर्व स्टॉक पड़ा हुआ है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में स्टॉक जैसे और बढ़ेगा तो निस्संदेह बिजली की आपूर्ति भी लोगों को मिलेगी, क्योंकि ये 30 त्योहारों के दिन है, दिवाली भी आगे आने वाली है, इसलिए लोगों की दिवाली अच्छे तरीके से मनाई जाए, जगमग दिवाली रहे, इसके लिए भी सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। जी चंद्रशेखर जी, इस बिजली संकट से उभरने के लिए सरकार किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा सरकार पूर्णतः इस मामले में सजग है और हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद सारे मामलों की खुद समीक्षा करते रहते हैं। लगातार बिजली विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं पीके दास, उनसे तथा बिजली मंत्री रणजीत सिंह से वो लगातार सारे अपडेट डेली लेते हैं, डेली मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। और हरियाणा में बिजली संकट फिलहाल कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि कोयले के संकट की वजह से कहीं बिजली की आपूर्ति बाधित हुई हो या कहीं बिजली बंद करनी पड़ी हो, किसी एरिया में बहुत ज्यादा कट लगाना पड़ा हो, ऐसी स्थिति अभी तक बनी भी नहीं है। और हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के जो प्रयास है वो यही है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्रीय मंत्री जो है बिजली मंत्री आर.के. सिंह, उनसे रणजीत सिंह की मुलाकात अभी कल ही हुई है, यानी शुक्रवार को वो उनसे मिलकर आए हैं दिल्ली में। और उनसे ये आश्वासन उनको मिला है कि हरियाणा में अब कोयला जो है 4 रैक जो मिल रहा है वो बढ़ा दिया जाएगा और 8 रैक कर दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हरियाणा के जो बिजली मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या विभाग के अधिकारी हो, वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जनता की जितनी आवश्यकता है आपूर्ति की उतनी बिजली उत्पादन के लिए उनको पीछे से कोयले की सप्लाई मिलती रहे। जी शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 15 अक्टूबर 2021 को अपना 23वें स्थापना दिवस को पहली बार पूरी सादगी के साथ मनाया। सभी संस्थान राष्ट्रीय अवकाश होने के चलते बंद थे, फिर भी आयोग का पूरा स्टाफ जोश के साथ विजयदशमी के पर्व पर आयोग में हाजिर रहा। आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज दलाल ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से आयोग ने अलग अलग तरीके के छोटे स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे कि विजयदशमी की पूर्व संध्या और दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर आयोग द्वारा प्रदेश की सबसे निचले वर्ग की कन्याओं को आयोग में आमंत्रित कर सांकेतिक रूप से विधि पूर्वक कन्या पूजन किया गया। स्नेह पूर्वक आयोग की गतिविधियों को साझा करते हुए एक और कदम एक और स्तर पर सशक्तता की ओर बढ़ाने का प्रयास किया गया है।
तो महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। बड़े ही सादे ढंग से ये स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें पूरा स्टाफ मौजूद रहा। तो महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 15 अक्टूबर 2021 को बड़ी ही सादगी के साथ राज्य महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया। सभी संस्थान राष्ट्रीय अवकाश होने के चलते बंद थे, लेकिन फिर भी आयोग के पूरे स्टाफ में काफ़ी ज़्यादा जोश देखा गया। विजयदशमी के पर्व पर आयोग में वो मौजूद रहे। पिछले एक हफ्ते से आयोग ने विभिन्न प्रकार के छोटे स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जैसे कि विजयदशमी की पूर्व संध्या और दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर आयोग ने प्रदेश की सबसे निचले वर्ग की कन्याओं को आयोग में बुलाकर सांकेतिक रूप से विधि पूर्वक उनका कन्या पूजन किया। दशहरा मनाने को लेकर मिली मंजूरी से चंडीगढ़ वासियों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। जहां शहर वासियों में खुशी का माहौल दिखा, वहीं सबसे ज्यादा जोश बच्चों में देखने को मिला। सेक्टर 45C के बच्चों ने अपने स्तर पर रावण के पुतले बनाकर दशहरा मनाने के लिए पूरे जोश से काम किया। ऐसे में बच्चों द्वारा मिलजुल कर तैयार किए गए रावण के पुतले को अग्नि के हवाले किया गया। प्रशासन की ओर से दशहरे पर्व पर पटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी को लेकर बच्चों में मायूसी भी दिखाई दी। दशहरा पूजा को लेकर बच्चों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला। बच्चों ने खुद रावण का पुतला बनाया, फिर उसको जलाया भी। आपको बता दें कि इस बार पटाखे फोड़ने पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चे मायूस भी नजर आए। तो दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सेक्टर 45C में बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। बच्चों ने रावण का पुतला बनाकर दशहरा बनाया, फिर उसे अग्नि के हवाले कर दिया। तो वही पटाखे फोड़ने पर पाबंदी से बच्चों में उदासी भी देखी गई है। बच्चों ने मिलजुल कर रावण के पुतले बनाए, फिर उसे अग्नि के हवाले किया। दशहरा को धूमधाम से मनाया गया। खासकर बच्चों में इस मौके पर काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिला। सेक्टर 45C के बच्चों ने अपने स्तर पर रावण के पुतले बनाए और उसके बाद उन पुतलों को अग्नि के हवाले भी किया। चंडीगढ़ में दशहरा का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना के तकरीबन 2 साल बाद इस बार दशहरा बनाने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में लोगों का भारी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं लोगों को बधाई दी गई और बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर जनसमूह को प्रेरित करते हुए रावण दहन किया गया। और दशहरे के इस पावन त्योहार पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से पटाखों पर बैन होने के कारण चंडीगढ़ में रावण दहन के प्रोग्राम में लोगों ने पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया। तो बिना पटाखों के इस बार रावण जलाया गया है। हर्षोल्लास के साथ दशहरा का पावन पर्व मनाया गया। सभी में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिला। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।